हेलो बात स्टडीमर्स। आज तारीख है 17 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून की मेन समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया कि संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद वो किस बात के लिए जाने जाते थे, अपने पूरे करियर में हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर पुलिसमैन को दिखाया जा रहा है कि पुलिसमैन की डिमांड क्या कर रहे हैं कि अब जो वो हेलीकॉप्टर शॉट है, मतलब कि वो जो हेलीकॉप्टर शॉट है, मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी वाला जो हेलीकॉप्टर है, कह रहे कि वो उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रिटायर हुए हैं और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो उन्हीं के एडमायरेशन में ये वाला पूरा पूरा कार्टून है, उसी को ये एक्सप्रेस करता है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, इसकी थीम और इस वाले आर्टिकल की थीम, दोनों की थीम समान है। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के रिगार्डिंग है। देखिए पीएम मोदी ने किया क्या कि 15 अगस्त में एक स्पीच देते हैं, और स्पीच में बहुत बहुत ही चालाकी से जो अपनी पुरानी कमियां होती हैं, कहने कि वो उसको भुला देते हैं, मतलब कि लोगों के दिमाग से क्या करते हैं कि निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए पीएम मोदी हमेशा अपने अपने इस वाले स्पीच में, अगर आप पिछले वाले स्पीच की बात करोगे, तो उन्होंने उस वक्त रिसेंट में आर्टिकल ये 370 और 35A को मतलब एबॉलिश किया था। तो इसकी वजह से उनके पास एक प्रकार का बेल्ट था, उन्होंने जिसे वो अचीव किया था उन्होंने, ठीक है। तो उस वक्त तो काफ़ी उनकी प्रशंसा हुई और काफ़ी गुणगान भी हुआ था उनका। बट राइट नाउ क्या हो रहा है कि कंट्री एक मतलब सदी में सबसे ज़्यादा ट्रबल वाली पोजीशन पे है, मतलब बॉर्डर पे टेंशन है ही, और एक बिल्कुल भी न दिखने वाला एक दुश्मन है जो कि कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस ने किया क्या है कि लोगों को जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह रहे हैं कि उसकी भी कमियों को उजागर कर रहा है, और क्या कर रहा है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसके बैकबोन को बिल्कुल क्रैश किए जा रहा। मतलब हमारी इकोनॉमी है, कह रहे कि वो भी नीचे की ओर ग्रो कर रही है, और इवन जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह रहे उसकी कमियां हमें आज पता चल रही हैं। और जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, कह रहे वो तो हैं ही। बट इन सब के बीच में पीएम मोदी करते क्या हैं कि वेरियस स्कीम का भी क्या करते हैं कि अनाउंसमेंट करते हैं, और कहते हैं कि जिस प्रकार से महाभारत में ये 21 डेज का वार हुआ था, कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से हम ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो 21 डेज का उन्होंने लॉकडाउन किया था, उसको एक मतलब युद्ध स्तर की बात करते हैं। कहते हैं कि वो एक महासंग्राम था, कह रहे हमने उसमें काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की है। कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। कह रहे हैं कि आप तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे तीसरी पोजीशन पर आते हो कोरोना वायरस के मामले में, और आप केवल यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील इन दोनों से पीछे हो, आपका नंबर तीसरा है। फिर आप ये 21 डेज वाले लॉकडाउन को आप कैसे सक्सेसफुल घोषित कर सकते हो, ठीक। फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग की बात करते हैं कि जो भी आपकी पॉलिसी थी, कह रहे हैं कि आप 10 जो ट्राइमेस्टर से, कह रहे हैं कि तिमाही से, कह रहे 10 तिमाही से जो आपका जीडीपी है, कह रहे हैं कि वो श्रिंक होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। कह रहे हैं कि फिर आप अपने आप को कैसे आप अपनी पॉलिसीज़ को आप सक्सेसफुल बता सकते हो। फिर आगे राइटर बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपने हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी स्कीम का आपने अनाउंसमेंट किया था, कहने की कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, कहने की जो आपका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकी हो। कहने की वेरियस उसमें इश्यूज़ हैं, और आपने अभी इतने ढेर सारे कार्ड्स वगैरह, इतनी ढेर सारी आइडेंटिटी के बाद, कह रहे कि वो एक खेमा पूरा कंप्लीट हो भी नहीं पाया था कि आपने एक और नया कार्ड या एक नई आईडी का आपने क्या कर दिया कि अनाउंसमेंट कर दिया। अब एक और नई आईडी क्या है कि एक नई आईडी है वो हेल्थ आईडी, कि अब होगा क्या कि हर सिटीजन के पास एक अपना खुद का एक हेल्थ आईडी होगा। अब वो हेल्थ आईडी का जो पर्सपेक्टिव है बेसिकली डेटा को स्टोर करने के रिगार्डिंग है। इससे पहले रुपे कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कह रहे वेरियस कार्ड को पैन कार्ड हो गया, तो कह रहे इन्होंने उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी। अब करेंगे क्या कि अब वो एक नया कार्ड लेकर के आ रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और आने वाले टाइम में वो इसे इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। बट इसे इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या होगा और इसके प्रोस कॉन्स क्या होंगे, कह रहे हैं उन्होंने बिल्कुल भी इस बीच में अनाउंस नहीं किया हुआ है, और ना ही उनके किसी मिनिस्टर ने इस पर किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया है। बट मे बी पॉसिबल है कि एट अ सडन आप वो अचानक सा एक हेल्थ कार्ड वगैरह प्रोग्राम लेकर के आ जाए और बोलें कि आपको इसे मतलब कि बिना इसके आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, या फिर जो पीएम के द्वारा जो भी हेल्थ के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कह रहे वो आपको नहीं मिल सकते। कह रहे हो सकता है कि पीएम मोदी आने वाले टाइम पीरियड में ऐसी योजना भी लेकर चले आएँ। फिर राइटर आगे कहते क्या है कि देखिए इन्होंने किया क्या है कि हाइजीन वगैरह पर भी थोड़ा ध्यान दिया है, और इनका जो फोकस है, कह रहे फोकस ये था कि सैनिटरी जो नैपकिन होती हैं, कह रहे हैं कि आप उसे क्या करोगे कि आप 1 रुपये में अवेलेबल करवाने की बात कर रहे हो। कह रहे हैं कि वेरियस स्टेज में और वेरियस अगर आप ग्राउंड लेवल पर अगर आप चीज़ों को देखोगे, कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा लायबल है नहीं,
ठीक है। और फिर अनदर थिंग जिस पर राइटर थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं, थोड़ा सा थोड़ी आलोचना करते हैं पीएम मोदी की, वो इस बात पर है कि जब उन्होंने मतलब झंडा फहराया था तो उसे करते हैं कि वो सैल्यूट मारते हैं। तो राइटर का कहना है कि देखिए ये सैल्यूट मारने वाला जो काम होता है, कह रहे कि ये मिलिट्री का काम होता है, कह रहे हैं कि वो पीएम का काम होता नहीं है। और फिर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया था। तो राइटर कहते हैं कि देखिए कि उन्होंने इस प्रोटोकॉल का फॉलो किया था, कि अगर उन्होंने फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया था तो वो तो फॉलो कर रहे थे, बट पीएम मोदी जो कि लीडर हैं, कह रहे वो उन्होंने इस वाले प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया हुआ है। क्योंकि ये जिस प्रकार का सैल्यूट उन्होंने किया था फ्लैग को, कह रहे हैं कि ये सैल्यूट कैसा काम होता है, कह रहे हैं मिलिट्री का काम होता है, एक लीडर का काम होता नहीं है। कह रहे कि आपने नए नए अनाउंसमेंट से, कह रहे आपने अपनी पिछली कमियों को छिपाने की कोशिश की है, कह रहे इससे ज़्यादा आपने कुछ भी और किया नहीं है। तो इन दोनों ही आर्टिकल में पीएम मोदी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है वेरियस पर्सपेक्टिव में, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ जाने लायक बातें हैं नहीं। देखिए अब हम अपना नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, जो ये वाला आर्टिकल है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट इन दैट सेंस है कि इसमें राम राज्य की बात की जा रही है, राम राज्य और स्वराज्य इन दोनों की बात की जाती है। देखिए राम राज्य का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें चीज़ों को ये बोला जाता है कि कोई भी पर्सन दुखी नहीं था। राम राज्य का मतलब कि कोई भी अनहैप्पी नहीं था, हर कोई हैप्पी था। अब हर कोई हैप्पी कैसे हो सकता है कि देखिए हम अनहैप्पी कब होते हैं, हम अनहैप्पी तब होते हैं जब हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम होता है। हमें गुस्सा कब आता है, जब हमारी इच्छाओं के विरुद्ध या हमारी जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं होती हैं तब। राम राज्य में अगर हर कोई खुशी था, इसका मतलब कि हर किसी की इच्छा के अनुरूप ही उनका काम हो रहा था। मतलब हर कोई स्वतंत्र था अपना अपना काम करने के लिए, और अपने कार्य में उन्हें सफलता भी मिलती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि राम राज्य का बेसिक डेफिनेशन क्या बतला रहे हैं राइटर। कह रहे हैं कि देखिए राम राज्य का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है फ्रीडम ऑफ डूइंग वर्क, कि आप जो चाहोगे, आपकी जो करने की इच्छा है, करें आप वो करोगे और आप उसमें सफल होते हो। कह रहे कि वो आपको क्या करता है, एक प्रकार का आपको हैप्पीनेस देता है। फिर दूसरा कहते हैं कि एक दूसरा राज्य और है जो है कि स्वराज्य, वो महात्मा गांधी के द्वारा ये वाला अनाउंस किया गया था। देखिए कहें राम राज्य और ये स्वराज्य, कह रहे हैं कि दोनों में एक चीज़ बड़ा कॉमन है, वो है कि फ्रीडम। कह रहे हैं कि आपको अपना काम करने की स्वतंत्रता देना, कह रहे हैं कि ये दोनों ही स्वराज्य में ये दोनों की बात की जाती है। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए स्वतंत्रता होती क्या चीज़ है, कह रहे कि हम जो काम करना चाहते हैं हमें करने दिया जाए, और अगर वो काम करने से अगर हमें रोका जाता है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉ होता है या अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो करता क्या है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, हमें वो लिमिट करता है, हमें बाइंड करता है, तो हमारे फ्रीडम को छीन लेता है। और जैसे ही फ्रीडम छीना जाता है, वैसे ही जो राम राज्य और स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट है, कहने कि वो बिल्कुल सी उपहास का पात्र बन जाता है। ठीक है, अब राम राज्य इसकी आलोचना वो इस प्रकार से कह रहे हैं, कह रहे देखिए कि जो पीएम मोदी का कार्यकाल है, कह रहे हैं उसको राम राज्य से तुलना की जा रही है। राम मंदिर का निर्माण कर देना मतलब कि राम राज्य का निर्माण करवा देना, कुछ ऐसी बातें करते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए लॉ होता क्या है, कि देखिए कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट या कोई भी फिनोमेना अगर रिपीट करता है उसी को लॉ बोलते हैं। जैसे कि अगर एप्पल का सीड है, तो अगर आप उसको बो दोगे ज़मीन में तो वो एप्पल ही पैदा करेगा। तो अब होगा क्या कि आप चाहे जितने भी आप सीड बो दोगे तो उतने वो एप्पल क्या होंगे, उतने ही एप्पल पैदा होंगे। अब कभी भी एप्पल के सीड से आप बनाना पैदा नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फिनोमेना है, अगर उसका रिपीटिशन होता है तो उसी को लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या कि इवन जो सीड है, कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है कोई भी फल देने के लिए। मतलब वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस तो है ही। कह रहे हैं कि ठीक है वो नेचर के लॉ से वो रिस्ट्रिक्टेड जरूर हैं। कह रहे हैं कि वेरियस कह रहे हैं तमाम तरीके से, अगर हम किसी ह्यूमन की भी अगर बात करें तो जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसके काम होते हैं, कह रहे हैं कि उसे बाय लॉ किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो अपनी जो सोल और बॉडी के बीच का जो डिफरेंस है, कह रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। राइट। फिर राइटर आगे क्या कहते हैं कि देखिए कि आपको जो भी काम करना होता है आप अपने इनर सोल से करते हो, और उसकी आपके अंदर क्या होनी चाहिए कि फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा फ्रीडम नहीं मिलता है तो मतलब आप रिस्ट्रिक्टेड हो। मतलब जो राम राज्य वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से क्या है कि उपहास का पात्र है। कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटी से उसका कोई लेना देना है नहीं।
फिर इसमें एक युधिष्ठिर का भी एक यहाँ पर वक्तव्य यहाँ पर बतलाते हैं कि देखिए आत्मा होती क्या है, ठीक है, कर्म होता क्या है, कह रहे इन चीज़ों पर थोड़ा सा ये प्रकाश डालते हैं। और बेसिकली जो इनका पूरा ऑब्जेक्टिव है, जो पूरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाएगा अगर ये आत्मा एंड कर्मा पर अगर बात की जानी स्टार्ट हो जाएगी तो। बट हाँ, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो राम राज्य और स्वराज का जो मीन है, जो डेफिनेशन है, कहने की वो फ्रीडम ऑफ डूइंग देयर वर्क है। और वो इस वाले पूरे सिनेरियो में कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी है नहीं, और लोगों को अपने ब्रेन के इंटरलॉकिंग से बाहर आना होगा और उन्हें ये खुद को रियलाइज़ करना होगा कि फ्रीडम क्या होती, क्या चीज़ है। अगर वो इसे रियलाइज़ कर लेते हैं, मतलब खुद अगर वो रियलाइज़ कर लेते हैं, तब उन्हें पता चल जाएगा कि ये राम राज्य है या नहीं है, या वो किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो प्रशांत भूषण के मतलब कन्विक्शन के रिगार्डिंग है। देखिए प्रशांत भूषण को क्या गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको सज़ा मतलब 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है, कुछ पेनाल्टी वगैरह भी लगेगी उनके ऊपर। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, कह रहे हैं कि देखिए कि 2 ट्वीट के बेसिस पर आपने एक लॉयर को, जो कि मतलब एक पूरा फैमिली का लाइनेज है। देखिए हम इस वाले आर्टिकल को और एक और नीचे आर्टिकल है ये वाला, तो ये दोनों ही आर्टिकल रिलेट करते हैं प्रशांत भूषण, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, राइटर कहते क्या हैं कि देखिए प्रशांत भूषण की जो फैमिली लाइनेज है ना, कहने कि वो लॉयर्स की है, और इन्होंने मतलब जुडिशरी जो पूरे सिस्टम की काफ़ी रेस्पेक्ट की है और जुडिशरी की सेवा की है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका कोई भी क्रिटिसिज्म मतलब जो एक पब्लिक के पर्सपेक्टिव में, पब्लिक के दृष्टिकोण में जो जुडिशरी की वैल्यू है, कह रहे कि वो उसे गिरा दे। कह रहे कि उन्होंने दूसरे वाले ट्वीट में कहा क्या था, बोला तो यही था ना कि जो मतलब पिछली जो 4 सीजीआई हैं, कह रहे कि उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या किया है, ड्विंडल किया है। डेमोक्रेसी को उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि ख़राब किया है या ड्विंडल किया है, या जो उसकी रेपुटेशन है कह रहे उसको गिराया, यही बात तो बोला था ना। ये तो एक सिटीजन का भी अधिकार है, कह रहे कि वो तो कि एक पब्लिक पोजीशन पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, कह रहे हैं कि वो सर्वे सर्वा तो हो ही नहीं सकता है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में तो हम तो किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, फिर वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, फिर वो चाहे प्रेसिडेंट हो। कहने कि आप कितने भी हायर अथॉरिटी पे आप बैठे हो, कहने कि वो पब्लिक के प्रति आपको तो रिस्पॉन्सिबल होना ही होगा। और फिर इनअदर चीज़ों की बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए कि पहली बात जो आप बोल रहे हो ना कि आपने रेपुटेशन गिरा दिया जो पूरे वो जुडिशल सिस्टम है, कह रहे कि ऐसा तो है ही नहीं। कह रहे कि उन्होंने तो सिस्टम पे वैसे तो सवाल खड़े ही नहीं किए, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जो उस पद पर बैठे हुए हैं, तो जो उस पद पर बैठे हुए हैं कह रहे कि वो तो अकाउंटेबल है ही, कह रहे उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा, और चाहे वो उनकी कोई भी पब्लिक एक्टिविटीज़ हों। कह रहे कि उन्हें न केवल प्रशांत भूषण बल्कि इंडिया का कोई भी सिटीजन उन्हें क्रिटिसाइज कर सकता था, और उसके ऊपर इस प्रकार के ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ये डेमोक्रेसी के प्रपोजन में तो सुटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। कहने कि ये आप करके आ रहे हो कि मास्टर ऑफ रोस्टर का अपना जो एक कहते हैं ना कि अथॉरिटी का आप मिसयूज़ कर रहे हो, अपने पावर का आप मिसयूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो फिर राइटर आगे क्या कहते हैं देखिए कि ऐसे सिनेरियो में जब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आपके ही मतलब जो जजेस थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। कह रहे कि जब ऐसा सिनेरियो एक बार घटना घट चुकी है, तो फिर कोई और अगर क्रिटिसाइज करता है तो फिर तो वो उसको बेसिकली लीगलाइज भी करता है ना, तो उसको तो एक रेफरेंस भी मिलता है। कह रहे कि हाँ कि इससे पहले के जो जजेस थे, कह रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किए थे कि वहाँ पर करप्शन हो रहा है, तो करप्शन होने का मतलब ही है कि आप जो एक डेमोक्रेटिक पोजीशन है, कह रहे हैं कि आप उसका मिसयूज कर रहे हो, आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो, और आप अकाउंटेबल तो हो ही, आपको तो जवाब देना ही होगा। और इन दोनों ही आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जाता है, प्रशांत भूषण की तारीफ की जाती है कि जो उनका पूरा प्रोफाइल है, जो उनका फैमिली लाइनेज है, कह रहे हैं कि वो पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिट था, और वो काफ़ी एक अच्छे एक रेपुटेटेड लॉयर के रूप में और एक सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वाला डिसीजन को इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, जो रिगार्डिंग द व्हाट की इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, और रिगार्डिंग द एग्री मार्केट है। देखिए 9 अगस्त में पीएम मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया। पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट क्या किया कि वो 1 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। अब एग्रीकल्चर
के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, मतलब कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद से जब एक किसान फसल को पैदा करता है, तो फसल को पैदा करने के बाद अगर कोई छोटा किसान है तो वो उसे बहुत दिनों तक स्टोर करके कहीं पर वो रख सकता है नहीं, तो उसे करना क्या पड़ता है कि इवन लॉस में भी उसे मार्केट में उसे अपनी जो लाइवलीहुड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए अगर उसे पैसा निकालना होता है तो वह सस्ते कीमतों पर बेच देता है। तो कारण क्या है कि वेयर हाउसेस का न होना, मतलब कि हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं हम उसे स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो किसानों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पहले बात तो प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर पाती है, और जो मीडिएटर जो से प्रोक्योर करते भी हैं बहुत ही सस्ते दामों पे, मतलब किसानों से वो उठा लेते हैं, वो चाहे वो अनाज हो जाए, चाहे कैसा भी प्रोड्यूस हुआ, फिर उसे मार्केट में हाई कॉस्ट पे बेच दिया जाता है। मतलब जो रियल बेनिफिट है कह रहे कि वो किसान को नहीं मिलता है। और अभी जो 1 लाख करोड़ रुपीस का इन्होंने बोला क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कह रहे कि उसमें से एक पार्ट तो वेयर हाउसेस का निर्माण करना है, मतलब स्टोरेज हाउसेस का निर्माण करना है। हम करेंगे क्या कि जो भी पोस्ट मतलब कि हार्वेस्ट के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है, कह रहे उसको हम करेंगे क्या कि ढेर सारे स्टोरेज का निर्माण करेंगे और हम वहाँ से क्या करेंगे, उसे प्रोक्योर कर लेंगे। ठीक, ये तो एक डायमेंशन हो गया। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव है यहाँ पर पीएम मोदी का, वो है कि एपीएमसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कॉरपोरेशन है एपीएमसी, तो वो करता क्या है कि प्रोक्योरमेंट उसका काम होता है। फिर चाहे वो नेफेड हो जाए, चाहे वो नाबार्ड हो जाए, और फिर वो चाहे ये एपीएमसी हो जाए, कहने कि ये जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कहने कि ये किसानों के सपोर्ट के रिगार्डिंग ही होती हैं। अब नाबार्ड और नेफेड इन दोनों का काम है कि 10,000 से ज़्यादा एफपीओज का निर्माण करना, मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना। अब देखिए ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है कि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे, कह रहे कि उसकी प्रोसेसिंग करना और उसे मार्केट में मतलब लॉन्च करना, कह रहे कि वो उनका काम होता है। तो जिससे होगा क्या कि हमारे किसानों का जो हम फसलों की कीमत, मतलब जो उनकी इनकम है, कह रहे उसको हम डबल करने की बात करते हैं। कह रहे ये आप आने वाले 4 वर्षों में आप खर्च करने की बात कर रहे हो, कह रहे ये 1 लाख करोड़ रुपीस अब आने वाले 4 वर्षों में खर्च करने की बात कर रहे हो। कह रहे कि जो हार्डली जो आप सब्सिडाइज चीज़ों को करने की बात कर रहे हो, कह रहे कि वो आप 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आप 4 सालों में खर्च करोगे नहीं इसके रिगार्डिंग। कह रहे कि बेटर तो ये होगा कि आप जो एपीएमसी और जो नाफेड है और जो नाबार्ड है, कह रहे इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, कह रहे आप इनको इंटीग्रेट कर दो। कह रहे कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो होगा क्या कि एक फार्मर अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो सीधा मार्केट में जा पाएगा, क्योंकि चाहे वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना हो, चाहे वो कोई एफपीओ हो गई, और फिर चाहे कोई स्टोरेज हाउसेस हो गया, कह रहे कि चाहे वो प्रोक्योर करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कह रहे कि इन तीनों को, कह रहे इन सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा, ताकि जब प्रोड्यूस पैदा हो, कह रहे किसानों को, कह रहे बिल्कुल भी स्मूथली अपने जो भी प्रोड्यूस है, कह रहे उसे बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रोक्योर करवा सकें या गवर्नमेंट को दे सके, और उन्हें अच्छी कीमत भी मिल जाएगी, और गवर्नमेंट क्या कर सकेगी कि सप्लाई वाले साइड को मेंटेन भी कर सकेगी। मतलब चीज़ों की जो कीमतें हैं, कहने की वो मतलब फ्लक्चुएट नहीं होगी कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कह रहे हम उसे सस्टेन कर पाएंगे। राइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसेंट में कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि अब अगर कोई बच्चा इस साल अगर तीसरी क्लास में है या चौथी क्लास में है या वो 5वीं क्लास में है, तो क्या उसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या लगेगी। राइटर कहते हैं, कह रहे बिल्कुल भी नहीं। कह रहे कि देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको ऑप्शंस ज़्यादा दे रहा है, ना कि आपके ऑप्शंस को छीन रहा है। कह रहे कि देखिए जो प्राइमरी का जो 5-3-3-4 जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, कह रहे कि आप अगर आप 5th क्लास में हो, अगर 5th क्लास से अगर आप 6th क्लास में जा रहे हो, तो जो ऑलरेडी आपका जो 5 वाला सिस्टम है, कह रहे 5 वाले सिस्टम में आप ऑलरेडी उन चीज़ों को क्या कर सके हो कि आप जब आपका जो नेक्स्ट वाला फेज होगा, तो कह रहे उस नए बैच से आप न्यू एजुकेशन सिस्टम में आप जाओगे। कह रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि अगर कोई चौथी क्लास का बच्चा है तो वो 5वीं क्लास नहीं पढ़ेगा, उसे फिर से पूरे इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। कह रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कह रहे वो न्यू बैच के रिगार्डिंग है। कह रहे कि फिर जो दूसरी समस्या आती है वो है लैंग्वेज की। कह रहे देखिए कि ऐसा बोला जा रहा है कि इंग्लिश को पूरी तरह से रिमूव करने की बात की जा रही है, लोकल लैंग्वेज को, कह रहे लोकल लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है। राइटर कहते हैं कि देखिए इस पूरी न्यू एजुकेशन की पॉलिसी में इंस्ट्रक्शंस को लोकल लैंग्वेज में बोला गया है, मतलब जो मोड ऑफ लर्निंग होगा, कहने कि ये आपका लोकल लैंग्वेज में होगा, ये आपका रीजनल लैंग्वेज में होगा। मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश तो पढ़ सकते
सकते हो, आप इंग्लिश LKG से आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल आप प्राइमरी लेवल से आप पढ़ सकते हो, लेकिन एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे, ना कि वो मोड ऑफ लैंग्वेज होने वाला है। कह रहे कि मोड ऑफ एजुकेशन आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। कह रहे ये इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग है। कह रहे कि फर्दर इवन जो हायर एजुकेशन है, कह रहे वहाँ पर भी मतलब पूरी ऑटोनॉमी आपको दी गई है कि आप कर क्या सकते हो कि आप इसे फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हो, आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज या फिर एज अ सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो कि आप उसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर आगे राइटर कहते हैं कि देखिए कि अभी हो क्या रहा है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी स्कूल्स हैं, कह रहे कि उनको क्या फील हो रहा है कि इंग्लिश को पूरी तरह से मतलब रिमूव करने की बात की जा रही है। जो इसका डिमांड है, कह रहे हैं कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे ये एंटी प्रॉफिटरिंग के रिगार्डिंग कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, कह रहे उसे तोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, अब राइटर कहते हैं कि देखिए जितने भी इंग्लिश मीडियम के वो स्कूल्स हैं, कह रहे हैं कि वेरियस बोर्ड हैं, कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड खत्म हो गया, या फिर ICSE बोर्ड है तो ICSE बोर्ड खत्म हो गया। कह रही अगर ये बोर्ड नहीं खत्म हुए तो फिर इनसे एफिलेटेड स्कूल भी तो खत्म नहीं होंगे ना। फिर कहते हैं कि देखिए वेरियस स्टेट हैं और वेरियस बोर्ड हैं। कह रहे हैं कि जैसे यूपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, कह रहे हैं कि जो वेरियस बोर्ड हैं, कह रहे हैं कि इनका जो टफनेस लेवल है, जो इनके पढ़ाने का जो पैटर्न है, कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग अलग है। कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स तो आपको वैसे ही देने होंगे। कह रहे हैं कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, कह रहे हैं बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल वैसे ही होंगे। बस हुआ सिर्फ इतना है कि आपके पास आपके पास एक क्रेडिट सिस्टम है। इवन जब आप ग्रेजुएशन पर जाओगे तो आपके पास एंट्री और एग्जिस्ट का ऑप्शन होगा कि आप 2 क्रेडिट के बाद आप एग्जिस्ट करना चाहते हो, कि 4 क्रेडिट के बाद आप एग्जिस्ट करना चाहते हो, कि 8 क्रेडिट के बाद आप एग्जिस्ट करना चाहते हो। कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फेज़ पर आप क्या करते हो, अपने एजुकेशन को आप रोकना चाहते हो या फर्दर आप प्रोसीड करना चाहते हो। ठीक है, तो कुल मिला के राइटर का कहना यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नया वाला एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे वो आपके ऑप्शंस में वृद्धि करता है, ना कि आपके ऑप्शंस को घटा रहा है। फिर राइटर लास्ट में सजेशन का देते हैं कि बिल्कुल आप जो जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, कह रहे हैं कि आप उनको ऑन बोर्ड लेकर के आओ, मतलब ऑन टेबल लेकर के आओ और आप उनसे डिस्कस करो और आप उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो और आप उन्हें बताओ कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे हैं उससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक, अगर आप फोर्सली अगर आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो कह रहे ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाएंगे। और जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे हैं कि 2020 में अगर कोई बच्चा बिल्कुल इस सिस्टम का पार्ट बनता है तो जो 2040 होगा, कह रहे हैं कि एक जो पहली वाली जो खेप होगी जो इस न्यू एजुकेशन सिस्टम से मार्केट में लॉन्च होगी, कह रहे हैं वो 2040 में होने वाली है। और बाकी तो होंगे क्या कि इन बिटवीन से एंट्री करेंगे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली न्यू एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं होंगे और जो न्यू एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कह रहे वो हमें 2040 में मिलने वाला है। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के रिगार्डिंग, मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, फिर वो चाहे द हिंदू हो, फिर वो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।